दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम निबंध को लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये डिमांड की कि निबंध को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है उसके बारे में बताएं और कैसे आपने अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त किया उसके बारे में बताएं। तो चूँकि आपने हम पर विश्वास किया है और विश्वसनीयता आपकी और अधिक मजबूत हो, तो इसके लिए हमने अपनी मार्कशीट को भी आपके सामने साझा किया है। तो उसी के जो अंक आए हैं उसको देख लीजिए। तो ये 2018 की पहली जो ये आपको दिख रही होगी 135 अंक, ये सिविल सर्विसेज IAS 2018 के अंक हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा निबंध फर्स्ट पेपर एसए का होता है, इसमें 135 नंबर प्राप्त हुए हैं। और 2018 में निबंध में बहुत टाइट मार्किंग हुई थी। आप देखेंगे जो टॉपर फर्स्ट रैंकर था उसके 132 132 नंबर थे। तो उस हिसाब से जितने भी 2018 में सेलेक्ट हुए, आप सबकी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे मार्कशीट मिल जाएगी। आप नंबर देखिएगा, सब आपको 120 115 119 125 130 तक मिलेंगे। तो इसमें 135 नंबर आए थे, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद पीसीएस वाली आइए देखते हैं। ये जो अगली मार्कशीट आपको नज़र आ रही होगी ये 2018 पीसीएस की है और इसमें 150 नंबर का यहाँ निबंध होता है और 150 नंबर में 92 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ये 2018 की है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली जो ये मार्कशीट है ये 2019 की पीसीएस की है और इसमें 91 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 150 में। इसके बाद अगली मार्कशीट ये 2020 की है, पीसीएस 2020 की है। लास्ट वाली मार्कशीट पीसीएस 2020 की है। यहाँ आप मार्क्स देख रहे हैं 90 91 50 150 में 90 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो ये नंबर रहे और तीनों साल मैक्सिमम नंबर प्राप्त हुए हैं। 60% से ज़्यादा नंबर पीसीएस में रहे हैं और आईएएस में भी अधिकतम नंबर प्राप्त हुए। और हम आपको बताते चलें कि हमने आईएएस का और पीसीएस तीनों साल हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दिया था। अब हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक पे हमने तीनों साल में निबंध लिखे थे। लेकिन उसके पहले कुछ स्ट्रेटजी की चर्चा कर लेते हैं कि निबंध लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खंड ए यानी खंड का या सेक्शन ए और खंड खा और खंड गा, 3 सेक्शन में आपका बटा होता है। और प्रत्येक में सेक्शन ए में 3 टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से एक टॉपिक को चूज करना होता है। सेक्शन बी में 3 टॉपिक होते, एक टॉपिक को चूज करना होता है। और सेक्शन सी में 3 टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से एक टॉपिक को चूज करना होता है। और एक टॉपिक पे आप जो निबंध लिखेंगे वो 50 नंबर का होता है। तो इस प्रकार 3 निबंध आपको पीसीएस में लिखने होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। तो आप अपने समय को तीनों पे बराबर समय दीजिए और एक एक घंटे में पहला आप निबंध लिखेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट लग सकता, आप लगने दीजिए। लेकिन बात को स्पीड आपकी मेंटेन हो जाती है तो बात को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लेंगे। तो पहले निबंध पे आप 1 घंटा 10 मिनट
लेके चलिए, दूसरे में 50 मिनट लेके चलिए, और तीसरे निबंध में आप 45 से 50 मिनट उसको भी लेकर चलिए, और 5-6 मिनट इधर उधर वहाँ साइन करिए। कॉपी में आप जो इन्विजिलेटर होता है वो आता है, साइन 2 बार करवाता है, तो उसमें 2-4 मिनट निकल जाते हैं। तो ऐसे आप मेंटेन करके चलिए। अब यहाँ बात आती है कि निबंध किस टॉपिक को चूज किया जाए। तो कोई भी टॉपिक आप चूज कर, 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उन 3 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को चूज कर सकते हैं। ये अभी आपको हम दिखाएंगे, हर बार डिफरेंट टॉपिक चूज किए और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उस पर आपके पास कमांड कंटेंट कितना है और आपका कमांड कितना है उस टॉपिक पे। कमांड एंड कंटेंट इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर टॉपिक चूज करिए। कमांड का मतलब हुआ उस टॉपिक पे आप 360 डिग्री में सोच करके आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। कंटेंट का मतलब हुआ आपके पास फैक्ट, फिगर, डेटा से लेकर के हर चीज़ उस टॉपिक पे है कि नहीं है, तो उस टॉपिक को चूज करिए। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब निबंध में होता है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि निबंध कभी भी आप, हमने जो अपना पर्सनल हो सकता किसी ने पॉइंट में लिखा हो, अच्छे नंबर मिले हों, लेकिन 4 सालों का यानी एक IAS का और 3 आपका इसका PCS में लिखने के बाद उस अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि निबंध को हमेशा पैराग्राफ पॉइंट में लिखिए। और एक पेज में जो पेज होता है, मान लो एक कॉपी है, ये पेज होता, इसमें 2 पैराग्राफ बनाइए। बहुत छोटे मत कीजिए, बहुत लंबे मत कीजिए, मध्यम आकार के 2 पैराग्राफ आप बना सकते हैं। और निबंध जब भी लिखिए तो उसमें एक चीज़ ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए, निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतरता, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? एक पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं, तो उनमें कनेक्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उन सेंटेंसों के बीच, वाक्यों के बीच भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और एक पॉइंट पे लिख रहे हैं तो उस पॉइंट में अचानक बीच में कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं आ जाना चाहिए। यानी आप जब भी सोचिए तो निबंध लिखने का जो हम अपना तरीका अपनाते हैं, पहले वाले निबंध में 10 मिनट उस टॉपिक पे 360 डिग्री सोचते हैं। सोचने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया उस पर आपके पास पॉइंट क्या है, तो यहाँ आप लिख लीजिए कि इसका दार्शनिक पहलू क्या है, इसका दार्शनिक के बाद ऐतिहासिक पहलू क्या है, ऐतिहासिक के बाद राजनीतिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, सामाजिक के बाद सांस्कृतिक पहलू क्या है, पर्यावरणीय पहलू क्या है, और उसके बाद आपका पर्यावरणीय के बाद सुरक्षा वाला कोई पहलू है। तो यानी जितने डायमेंशन बन सकते हैं हर एक डायमेंशन में सोचिए, हर एक डायमेंशन में सोचिए। तो इन आप सोच करके पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब निबंध लिख रहे होंगे तो अचानक बीच में कोई पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप यहीं सोच लिए हैं। ऐसे क्या होगा, रेंडमली लिखना शुरू करेंगे तो पता चला कि दार्शनिक पहलू लिख दिए, जब आर्थिक वाला आयाम लिख रहे थे तब अचानक आपके दिमाग में आता है कि ये पॉइंट अगर हम दार्शनिक में डाल देते, ये कोटेशन डाल देते तो अच्छा होता, लेकिन अब वहाँ आप कोई गुंजाइश नहीं है। तो इससे आपका ये जो बीच में एक सिस्टमैटिक सुव्यवस्था के तहत आप निबंध को सुसंगत रूप से लिख पाएंगे। तो ये पहले सोच लीजिए, 10 मिनट समय लगने दीजिए। वो आप मत सोचिए कि दूसरे लोग लिखना शुरू कर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं। तो आप पहले इस पे सारे आयाम में, सारे डायमेंशन में सोच लीजिए। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर एक सेंटेंस जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, उस आर्गूमेंट को, जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं, हर एक आर्गूमेंट को देने के साथ इससे संबंधित कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, कोई डेटा है, या
वर्तमान कॉन्टेक्स्ट के यानी कि प्रेजेंट टाइम के उदाहरण जरूर दीजिए। एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, निबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सूचकांक दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट के अलावा एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल के अलावा बीच बीच में आपके जो रिलेवेंट कोटेशन है, उद्धरण है, उसके साथ निबंध को लिखिए। ऐसे हवाई अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त निबंध मत लिखिए। अमूर्त भी टॉपिक आता है, तो उसको अभी आपको हम कुछ निबंध लिखे हैं उसकी भी बताएंगे, सुनाएंगे, तो उससे और आपका स्पष्ट होगा। तो कभी भी निबंध को अमूर्त नहीं लिखना चाहिए। उसको अमूर्त भी टॉपिक हो तो एग्जाम्पल से उसे आप सिद्ध करके दिखाएं। और कोई भी विवादित पॉइंट पे निबंध जब लिख रहे हों तो विवादित पॉइंट कोई आता है तो एक पक्षी मत बनिए, वहाँ हमेशा क्वेश्चन मार्क फॉर्म में लिखिए कि एग्जामिनर को अब जो सोचना है वो सोच ले। हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ऐसा वो आप सेंटेंस वैसा लिखिए कि क्वेश्चन मार्क लग जाए। क्वेश्चन मार्क के साथ जब भी उस पर अपना बिल्कुल ओपनली एक पक्षी मत अपना ओपिनियन दीजिए और मध्यम मार्गी बने रहिए। मिडिल पाथ आपको गौतम बुद्धा का पालन करना है जब भी आपका ऐसा कोई पॉइंट आ जाए। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट होते जैसे भ्रष्टाचार पे कुछ लिख रहे हैं, वहाँ मध्यम मार्गी बने हैं कि होना भी चाहिए, न कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। यहाँ बिल्कुल ओपनली स्पष्ट रूप से बोलिए कि आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल आप एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर विवादित हैं, अभी कोई आपका फाइनल कोई नहीं निष्कर्ष निकला है, तो आप मध्यम मार्ग बनिए। और ज़्यादा विवादित हों तो ऐसा पॉइंट मत लिखिए जिससे आपका यानी व्यक्तित्व पर्सनालिटी दिखा दे कि आप एक पक्षी हैं। आप हमेशा क्वेश्चन मार्क वहाँ लगा दीजिए। कैसे क्वेश्चन मार्क लगता भी कुछ क्वेश्चन आपको सुनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगला सबसे लास्ट पॉइंट है कि निबंध जब भी लिखिए तो आपका सबसे पहले एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन ही आपका निबंध में बता देता है कि एग्जामिनर आपके निबंध को पूरा रीड करेगा कि सतही तौर पे देखकर आपको नंबर दे देगा। अगर प्रभावशाली आपने इंट्रोडक्शन बना लिया, शानदार एक इंट्रोडक्शन निबंध का आपने लिख दिया, तो समझिए आपका 60% वाला नंबर मिलेगा। आगे लूज कहीं पर आपने लूज भी कर दिया तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन शानदार होना चाहिए। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन को हम शुरू कैसे करें। तो कई तरीके हैं इंट्रोडक्शन, सब लोग अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप जब भी शुरू करिए तो इंट्रोडक्शन किसी कोटेशन से भी शुरू कर सकते हैं, उद्धरण से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद कहानी से शुरू कर सकते हैं, केस स्टडी से शुरू कर सकते हैं। केस स्टडी कोई बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी रिपोर्ट कई तरीके हैं, बस जिससे शुरू करिए जो निबंध आपका दिया गया टॉपिक उससे सीधे मैच करना चाहिए, तो आप शुरू कर सकते हैं। लास्ट में जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हों तो एक शानदार निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद एग्जामिनर आपको नंबर देता है। निष्कर्ष जरूर लिखिए। बीच का बॉडी पार्ट भले ही एक आध पॉइंट छूट जाए चलेगा, लेकिन निष्कर्ष लिखिए। अगर आप तेज लिखते हैं और समय आपके पास बचता है तो अंडरलाइन करिए मेन कीवर्ड को। पूरा निबंध मत अंडरलाइन कर दीजिए, मेन कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो भी आप निबंध लिख रहे हैं उसमें कीवर्ड आने चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा हो सके आप कीवर्ड का यूज करिए, जिससे लगे कि आप निबंध, लेकिन कीवर्ड ऐसे मत यूज कर दीजिए कि जिसका कोई मतलब ना हो, वो टॉपिक से सीधे कोरिलेट करना चाहिए। अगर इतना आप सब अपनाते हैं तो
निबंध अब ऑटोमेटिक, इसके लिए अलग से आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तो जो करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं उसी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आप डेली क्या कीजिए, डेली के बेस पे जो अगर हिंदी मीडियम से हैं तो राष्ट्रीय संस्करण का जो दैनिक जागरण पेपर आता है एडिटोरियल वाला पेज अच्छे से रीड करिए। एडिटोरियल वहीं आप साइड में देखेंगे अमूर्त निबंध के लिए एक आपका अब्स्ट्रैक्ट के लिए दार्शनिक पहलू के लिए कभी संयम, कभी आपका शक्ति, इस टाइप का, कभी नैतिकता, कभी ईमानदारी, उसमें दिया होता उसको रीड करिए। वहाँ से अमूर्त वाला निबंध आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा जो यूपीएससी में पूछता है। एक निबंध अमूर्त का जरूर रहता है, तो ये आप करिए। इसके अलावा जनसत्ता का एडिटोरियल देखिए, जो भी रिपोर्ट या जो भी इंडेक्स निकलता है उसको एक डायरी में नोट करिए और उसको बार बार दोहराइए, क्योंकि निबंध में तभी यूज कर पाएंगे जब आपके दिमाग पे वो बैठा होगा। उसको इतना अगर कर लेते हैं तो आपका निबंध और हमेशा अच्छा हो जाएगा, अच्छा लिख के आएंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी जिसको हमने पालन किया। अब हम बात करते हैं कि हमने निबंध कैसे लिखा था। उसके बाद कुछ ऐसे बात नहीं बनेगी कि कहानी आपको सुना दिए और कुछ प्रारूप आपको निबंध के मॉडल नहीं दिखाए। तो हमने कुछ टेस्ट सीरीज कोचिंगों में लिखी थी कोचिंग में, तो उस निबंध को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप उसको सुनिएगा। और लर्निंग बाय एपी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, तो आप उसको वहाँ भी देख सकते हैं। अब किन टॉपिक पे हमने निबंध लिखा है उस पे आते हैं। ये 2020 पीसीएस का आपके सामने पेपर नज़र आ रहा होगा। तो इनमें से हमने जो निबंध पहले सेक्शन से उठाया था, यहाँ 3 टॉपिक दिए हुए थे। साहित्य की सामाजिकता, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता। हमने जो इसमें टॉपिक चूज किया था सेकंड वाला, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ। इसको हमने चुनाव तो कर लिया, लेकिन लिखने के समय लगा कि हमने गलत टॉपिक चूज कर लिया। लेकिन तब भी कोई वही आपको बता रहे हैं कि कंटेंट आपके पास है, आप सोच समझ के लिख रहे हैं, तो निबंध जो भी आप चूज करेंगे नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 90 नंबर इस बार भी मिले हैं। तो 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, ये टॉपिक हमने इस बार चूज किया था। उसके बाद सेक्शन 2 में आइए। सेक्शन 2 में जो इस बार टॉपिक आए थे वो आपके टॉपिक कौन कौन थे? जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, एक टॉपिक ये था। दूसरा था भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां, दूसरा टॉपिक एक था। तीसरा टॉपिक था भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो हमने जो चूज किया था भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं एवं चुनौतियां। उसके बाद तीसरा सेक्शन में 3 टॉपिक होते हैं, भारत चीन संबंध और दक्षेश राजनीति। दूसरा टॉपिक था कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, और तीसरा था आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत। तो अधिकांश लोगों ने कोरोना महामारी पे लिखा होगा, लेकिन हमने जो लिखा था इसमें आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत इस पे लिखा था कि स्कीम पे कभी हमने नहीं लिखा था इसके पहले। तो हमने कहा इस बार लिख के देखते हैं नंबर में क्या अंतर आता है। तो 90 नंबर मिले, कम नहीं, इसके पहले 92 मिले, 91, कुल मिला के 60% प्लस की स्कोरिंग हर बार हुई है। तो ये टॉपिक था। इसके बाद ये अगला जो इसमें आपको दिख रहा होगा AIS में हमने लिखा था जब 135 नंबर मिले थे। तो इसमें पहले सेक्शन, यहाँ 2 सेक्शन होते, हर में 4 टॉपिक पे निबंध लिखना होता है। तो और एक निबंध 125 नंबर का होता है। तो 250 नंबर का यहाँ निबंध का टोटल वेटेज होता है। तो इसमें हमने लिखा था, ये आपका टॉपिक है, कहीं पर भी गरीबी, यानी इकोनॉमिक वाला टॉपिक उठाया था। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। उसके बाद सेकंड वाले में 4 टॉपिक थे और चारों में देखिए यहाँ अमूर्त वाला चारों टॉपिक दिए गए हैं।
इसमें था रूढ़िगत नैतिकता, कस्टमरी मोरालिटी। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती, ये टॉपिक आया था। उसके बाद अतीत मानवीय चेतना और मूल्यों का एक अस्थायी आयाम है। अगला टॉपिक था जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता। अगला चौथा टॉपिक था यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। तो हमने जो चूज किया था पहला वाला टॉपिक, इसमें कस्टमरी मोरालिटी, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। तो ये टॉपिक था। अगला कुछ टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, ये आपका पेपर 2018 का है और 2018 में जो टॉपिक को चूज किया था यानी सेक्शन सी से हमने टॉपिक चूज किया था वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान। उसके बाद सेक्शन ए से एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज, शिक्षा और नैतिक मूल्य को चूज किया था। उसके बाद सेक्शन बी से हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक, हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है, यहाँ से टॉपिक चूज किया था। इसके बाद 19 में आ जाइए। 19 वाले में कौन कौन टॉपिक चूज किए थे तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। यौन अपराध कारण और निवारण, यौन अपराध कारण और निवारण, ये सेक्शन ए से चूज किया था। सेक्शन बी में आइए तो सेक्शन बी से जो चूज किया था ये सेकंड वाला टॉपिक डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं एवं चुनौतियां, सेकंड टॉपिक ये चूज किया था। उसके बाद यहाँ सेक्शन सी वाले में आइए तो सेक्शन सी में हमने जो चूज किया था यहाँ 3 टॉपिक थे। भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, भारत में संसाधन प्रबंधन, नमाम गंगे मिशन। तो इसमें जो टॉपिक चूज किया था भारत में संसाधन प्रबंधन। तो इससे आप देखें कि हमने तीनों साल डिफरेंट टाइप के टॉपिक चूज किए हैं और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कोई ये कहे कि आप टॉपिक एक विशेष प्रकार का अगर चुनाव करेंगे तभी अच्छा नंबर आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को लिखते कैसे हैं। अब हम कुछ आपके सामने निबंध जो लिखे हैं उसका मॉडल प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यूपीएससी 2018 के मेंस के दौरान के लिखी गई टेस्ट सीरीज की फोटोकॉपी है। तो देखिए पहला इसमें टॉपिक था क्या तनाव का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। दूसरा था क्या आधार योजना निजता पर एक प्रहार है। तीसरा था कौशल विकास क्या भारत के लिए यह अगला महत्वपूर्ण प्रेरक हो सकता है। चौथा टॉपिक था क्या आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी है, नैतिकता की जननी है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज द मदर ऑफ एथिक्स। क्या आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी है, आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी टॉपिक है, इस पे लिखना था। फिर इस पे अभी बात करेंगे आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी है क्या क्या। आप अपने आप इस टॉपिक पे सोचिए। आप जो हम निबंध आपको अभी सुनाएंगे उसको बाद में सुनिएगा, पहले इस पे आप सोचिए, पॉइंट लिखिए क्या क्या हो सकता। आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी है, इस पे लिखिए क्या क्या आप सोच पाते, फिर आप हमने जो लिखा है उससे मिलान कर सकते हैं। उसके बाद धर्म और राजनीति एक साथ हाथ पकड़कर पर्यटन और यात्रा नहीं कर सकते, दूसरे टॉपिक पे लिखा था। अब आइए शुरू करते हैं कि हमने शुरुआत कैसे की। तो हमने कहा निबंध से, वो कोटेशन से, उद्धरण से शुरू कर सकते हैं, केस स्टडी से शुरू कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई कहानी से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क के साथ शुरू कर सकते। तो चूंकि हमें इसमें कोटेशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था तो हमने इसमें क्वेश्चन मार्क्स के साथ शुरू किया है। तो ये आपके सामने टॉपिक नज़र आ रहा होगा कि आत्म अनुभूति नैतिकता की जननी है। उसके बाद यहाँ देखिए हमने शुरू क्या किया,
अब इसको एक बार पूरा रीड करते जाइएगा, फिर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको सूचित कीजिएगा कि इसमें एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ इंटरलिंकिंग है कि नहीं। आत्मानुभूति नैतिकता की जर्नी, ये पूरे निबंध में ये वाला ज़रूर माइंड में ध्यान रखिएगा। टॉपिक क्या है, जब शुरुआत करते हैं, जब विश्व के समक्ष भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, बीमारी, अकाल, सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, साइबर आक्रमण, आतंकवाद, नक्सलवाद, अतिवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी समस्याएं अपना मुंह बाएं खड़ी हुई हों, लोगों में भ्रष्टाचार घर कर गया हो, समाज में असहिष्णुता व धार्मिक कट्टरता का बोलबाला हो, बात बात पर नोक-झोंक एवं एक दूसरे को जान से मारने की धमकी, जुल्मकर्ता की पूरे समाज में जय जयकार हो तथा पीड़ित को आत्मग्लानि, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण रोकने का नाम न ले रही हो, बच्चों का अपहरण एवं दास्तापूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था हो, संपूर्ण समाज नौकरशाही, कोर्ट कचहरी, नेता मंत्रीगण एवं देश भ्रष्ट हो गया हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा नैतिकता की बात की जाए, आत्मग्लानि की बजाय आत्मानुभूति की बात की जाए। ऐसे में तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या पूरा समाज ही पगला गया है? क्वेश्चन मार्क। समाज नैतिकता विहीन हो गया है? क्या अब नैतिकता युक्त व्यक्ति को समाज में जीने का हक ही नहीं है? उसे समाज में जो हो रहा है उसे बंद आंखों से देखना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि प्राचीन काल में यूरोपीय समाज में के दार्शनिकों का मत था कि बंद आंखों से चिंतन मनन करके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा ही होता तो न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक पेड़ से सेब को गिरते हुए नहीं देख पाते और गुरुत्व के नियम की खोज भी ना हो पाती, जिससे समाज अनजान रह जाता। चलिए, बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आत्मानुभूति करे और यह जानने की कोशिश करे कि क्या नैतिकता विहीन समाज, राष्ट्र, व्यक्ति संभव है। यदि हाँ, तो क्या हम पुराने जमाने में नहीं जा रहे हैं? नैतिकता विहीन समाज की यहाँ बात हो रही कि नैतिकता विहीन समाज, राष्ट्र, व्यक्ति संभव है। यदि हाँ, तो क्या हम पुराने जमाने में नहीं जा रहे हैं? और यदि नहीं, तो हम सब कमर कस लें कि नैतिकता युक्त समाज का न केवल निर्माण करना है बल्कि उसे बनाकर रखना है और राष्ट्र के स्तर पर लागू करना है। और प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह अपनी अनुभूति से यह सोचे कि क्या अब वक्त नहीं है कि हम सब महात्मा बुद्ध के आत्मदीपोभव को चरितार्थ करें और आत्मानुभूति से न केवल अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं का भी निराकरण करें और एक नैतिकता युक्त समाज की स्थापना करें। पैराग्राफ फिर चेंज है। आत्मानुभूति निःकाम एवं नैष्काम से अलग है। जहाँ निःकाम कर्महीनता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर नैष्काम नीच कर्म को किए जाने से है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्मानुभूति का मतलब निःकाम व नैष्काम लगाया जाता है तो उसे आत्मानुभूति का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता है। इस स्थिति में उसके द्वारा यदि कोई कर्म नहीं किया जाता है और यदि गलती से कोई गलत कर्म या कुकर्म हो जाता है तो भी वह यह मानकर चलता है कि यही आत्मानुभूति है और वह नैतिक है। किंतु वास्तविकता में आत्मानुभूति का मतलब निष्काम से होता है, जो कि गीता में भी बताया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि निष्काम क्या होता? तो निष्काम से तात्पर्य स्थित प्रज्ञ से है, अर्थात व्यक्ति पर सफलता असफलता, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ऊंच नीच का कोई फर्क न पड़ता हो, अर्थात उसकी मनः स्थिर हो तो उसे निष्काम कहा जाता है। यह तभी आता है जब व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कर्म नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित हों। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां व्यक्ति को या तो आत्म अनुभूति स्वयं हुई या आत्म अनुभूति कराने के लिए व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, फिर राष्ट्र द्वारा ऐसी स्थितियां उत्पन्न की गई। जहां एक और एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जहाँ एक और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों को आत्मानुभूति से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहीं दूसरी ओर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आत्म अनुभूति का ज्ञान कराया गया और यह कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तुम सिर्फ युद्ध करो, फल की चिंता मत करो कि तुम्हारे सामने खड़े युद्ध भूमि में तुम्हारे सगे संबंधी और युद्ध हुआ तुम मारे जाएंगे। इस समय तुम्हारे लिए कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मानुभूति के कारण ही यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं प्रबोधन काल आया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का शुभारंभ हुआ और धर्म एवं चर्च का प्रभाव कम हुआ और नवीन वैज्ञानिक खोजें हुई और प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे दार्शनिकों के द्वारा नैतिकतापूर्ण व्यक्ति एवं समाज की बात की गई। आत्मानुभूति के कारण ही अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति हुई और लोगों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार, व्यक्तिवाद, मानववाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद जैसे विचारों का प्रभाव रहा और एक नवीन विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये सब घटनाएं कैसे घटित हुई? क्या आत्मानुभूति के कुछ साधन भी हैं? यदि हैं तो वे कौन से साधन हैं? उनका प्रयोग कैसे किसी व्यक्ति या राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है इत्यादि। साधन के रूप में हम शम, दम एवं श्रद्धा को ले सकते हैं। यहाँ शम का तात्पर्य अपने अंदर की तृष्णा एवं इच्छा एवं आकांक्षा को शांत करने से है। दम का तात्पर्य शारीरिक सौष्ठव व हष्ट पुष्टता या शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने से है और श्रद्धा का तात्पर्य इंद्रिय निग्रह से है, अर्थात धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम जैसी प्रवृत्तियों पर स्वनियंत्रण से है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा शम, दम और श्रद्धा के साधनों को अपनाकर तथा निष्काम की भावना से कर्म करते हुए आत्मानुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। स्वानुभूति या आत्मानुभूति केवल व्यक्ति पर ही लागू नहीं होती, अपितु किसी संस्था, संगठन या राष्ट्र के निवासियों पर लागू होती है। स्वानुभूति के माध्यम से भाई भाई के झगड़े, भाई बहन के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसके साथ स्वानुभूति के माध्यम से न केवल अपने माता पिता के कर्तव्यों एवं आदर्शों का पालन किया जा सकता है, बल्कि एक नैतिकतापूर्ण जीवन जिया जा सकता है और समाज में प्रतिमान स्थापित किया जा सकता है। आत्मानुभूति के माध्यम से व्यक्ति के अंदर संवेदना, सहिष्णुता, दया, अनुकंपा, सहानुभूति, परानुभूति, कर्तव्यपरायणता, मानवीयता जैसे गुणों का समावेश किया जा सकता है और आत्मनिष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है। आज अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश अब शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। उनका प्रमुख कारण इन देशों के लोगों में आत्मानुभूति ही थी, जिसने एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने वाले एवं देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं में तथा भारत की जनता में आत्मानुभूति का ही गुण था, जिसकी वजह से वे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के विरोध में उठ खड़े हुए। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसे व्यक्तियों ने आत्मानुभूति के कारण ही अपने देश के लिए और मानवता के लिए कुछ कर पाए। वर्तमान समय में मार्क जुकरबर्ग, सत्य नडेला, कैलाश सत्यार्थी जैसे व्यक्ति आत्म अनुभूति के कारण सफल हो पाए हैं। यदि इसे सिविल सर्वेंटों के द्वारा अपनाया जाए तो संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य संस्कृति को विकसित किया जा सकता है और स्वयं की गलती को भी सुधारा जा सकता है। वर्तमान समय में समाज में अनेक समस्याओं का समाधान आत्मानुभूति के माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों में एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म को सम्मान दृष्टिकोण से देखने का गुण विकसित हो जाता है और समाज सहिष्णु हो सकता है। इससे बलात्कार, हिंसा, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, अपहरण, मानव दुर्व्यापार इत्यादि को भी रोका जा सकता है। इससे मॉब लिंचिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर ईर्ष्या, लालच, लोभ, छल कपट को कम किया जा सकता है और संसाधनों का इष्टतम दोहन किया जा सकता है। अतः अब वक्त आ गया है, ये निष्कर्ष की तरफ चल रहे, अतः अब वक्त आ गया है कि आत्मानुभूति को हर व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाए और
हम की भावना को त्याग कर समन्वित संस्कृति को अपनाया जाए, महिला को पुरुषों के समान समझा जाए, सर्व धर्म समभाव की भावना को आत्मसात किया जाए, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाया जाए, आतंकवाद, अतिवाद, धार्मिक कट्टरता की ओर जाने से अपने आप को और समाज को रोका जाए। यदि यह सब होता है तो न केवल समाज नैतिकतापूर्ण एवं समावेशी होगा, बल्कि अयम निजा परावेत गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम को भी प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये आपको ये पूरा निबंध हुआ, आपको हमने सुनाया। इसको हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप इसको क्या करना देख लेना। अब हमने जो इसका फ्लो चार्ट बनाया था, ये 10 मिनट हमने बताया था कि क्या, तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा कि ऐसे आपको वहाँ 10 मिनट आप समय लेकर के इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ क्या पॉइंट डालना है। दूसरा टॉपिक था धर्म और राजनीति एक साथ हाथ पकड़कर पर्यटन और यात्रा नहीं कर सकते। इसका केवल हम इंट्रोडक्शन यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए आपको सुना दे रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन इसमें क्या लिखा वो केवल, बाकी पूरा रीड करेंगे बहुत समय लग जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखा, जब विश्व के राष्ट्रों द्वारा राजनीति के मैदान में धर्म रूपी गेंद फेंकी जा रही हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बैट्समैन कौन है और एम्पायर कौन है, बल्लेबाज अच्छे हों या बुरे। ऐसे में यह कहना कि धर्म और राजनीति एक साथ हाथ पकड़कर पर्यटन नहीं कर सकते और यात्रा नहीं कर सकते, यह अपने आप में अतिशयोक्तपूर्ण बात है। जब खेल शुरू होने से पहले ही यह तय कर लिया गया हो कि धर्म रूपी गेंद किसके पाले में जाएगी, तो फिर यह कहना कि उस राष्ट्र का विकास होगा और सांप्रदायिक दंगे, तनाव, धार्मिक कट्टरता, मंदिर मस्जिद की बातें नहीं होंगी, यह सत्य नहीं है। और फिर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा धर्म और राजनीति के बीच कोई अंतर व अलगाव नहीं किया जाए तो यह सत्य प्रतीत होने लगता है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं। किंतु जब वर्तमान समय में धर्म का प्रयोग गंदी राजनीति, गले मोहल्ले की राजनीति, चौपाल चौराहे की राजनीति में किया जाने लगे तो यह प्रश्न उठना लाजमी है कि धर्म और राजनीति एक साथ हाथ पकड़कर पर्यटन एवं यात्रा नहीं कर सकते। और ऐसे में नागार्जुन जी की निम्न पंक्तियां उचित प्रतीत होती हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, पाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद इसमें इसका पूरा दिया, तो हम इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग बाय एफिसर वाले पे सेंड कर देंगे, वहाँ इसको पूरा रीड कर लीजिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि निबंध में क्या अप्रोच रखनी है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।